नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग में विधायक भरत चौधरी ने किया है सड़क का भूमि पूजन। भूमि पूजन कर सड़क बनाने का काम हुआ शुरू। 97 लाख की लागत से 3 किलोमीटर सड़क का किया जाएगा निर्माण। आगरा में युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर की है आत्महत्या की कोशिश। रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे कर्मचारियों ने बचाई है युवती की जान। औरैया में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। टीम ने 3 मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध शस्त्र और गांजा भी बरामद किया। बिजनौर में दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद के जिला अस्पताल में लोहिया में चारों तरफ फैला अंधेरा। लाइट ना होने की वजह से अंधेरे में मरीज देखते हुए डॉक्टर आए नजर। कई घंटों ओपीडी में अंधेरा, सिर्फ कागजों पर लगा जनरेटर। संत कबीर नगर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के लोग पहुंचे हैं डीएम कार्यालय। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पहुंचे कार्यालय। धारा 144 की प्रधानों ने जमकर उड़ाई धज्जियां। आगरा में खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। एसडीएम ने सैया टोल टैक्स पर हो रहे अवैध खनन पर की है बड़ी कार्रवाई। 7 अवैध खनन से भरी गाड़ियों को एसडीएम ने सीज किया। ललितपुर में आवारा सांडों का आतंक। 2 सांडों के बीच घंटों चली है जंग। चौराहे पर मौजूद यात्री और वाहन बाल बाल बचे। हरदोई के इकलौते सिनेमाघर मीरा में दिखी भारी भीड़। पठान मूवी का दिखा क्रेज। सुरक्षा को लेकर सिनेमाघर के अंदर और बाहर मौजूद थी पुलिस। लखनऊ में नवाजिश मंजूर की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विधानसभा चुनाव के वक्त का है वीडियो में जमकर चला जा रहे हैं हंसते। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजीएमयू के विकास और भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा। सपा नेता और यूपी विधानसभा परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ सपा नेता और आगरा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव पुलिस को तहरीर देते मौर्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ के अमौसी में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर लगाए गए हैं 4 गेट्स। प्री सिक्योरिटी होल्ड एरिया में प्री एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं चारों गेट्स। एयरपोर्ट प्रशासन ने डिजिटलीकरण को दिया है बढ़ावा। ई बोर्डिंग सुविधा मिलने से यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। लखनऊ में मतदाता दिवस का किया गया आयोजन। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा बनाए रखने के लिए नगर निगम कर्मचारियों के मताधिकार का प्रयोग की ली गई शपथ। आयोजन में सीटीओ अशोक सिंह मौजूद रहे। हरदोई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुलिस ने चलाया है विशेष चेकिंग अभियान। एसपी और एएसपी ने टीम के साथ होटल और रेलवे स्टेशन और कई जगहों पर किया निरीक्षण। कासगंज के जहांगीरपुरी गांव में ढोलना पुलिस ने किशोरी की हत्या के मामले में किया सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने मृतक किशोरी के पिता और बाबा को किया गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू। आगरा के भाव में क्लास टीचर्स पर स्कूल में छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के गंभीर आरोप। छात्रा ने परिजनों को दी जानकारी। क्लास टीचर्स के खिलाफ परिजनों ने लगाया किया जमकर हंगामा। सूबे में एक बार फिर से महकमे की लापरवाही जिंदगियों की दुश्मन साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसनगंज रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के लिए
और एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर देने के निर्देश उसको दिए गए हैं। बचाव अभियान में एनडीआरएफ की कुल 12 और एसडीआरएफ की 12 टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा पीएससी की 4 कंपनियां कानून व्यवस्था के लिए तैनात कर दी गई हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज फिर सिविल अस्पताल का दौरा किया और वहां पर भर्ती लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। इस पूरे मामले में राजधानी के याजदान बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर नवाजिश शाहिद और मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी के खिलाफ यह दर्ज हुई है। एफआईआर में नामजद 2 अन्य लोग फरार हैं जिनकी तलाश जारी है और अभी रेस्क्यू अभियान भी ये चल रहा है और अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो हादसा हुआ था उसके बाद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी जांच पड़ताल इसमें चल रही है और उम्मीद यही है कि कई लोग इसमें दबे हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से यह घटना घटी है उसके बाद से लोग डरे हुए हैं। हालांकि खबर यह भी है कि जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने लखनऊ बिल्डिंग गिरने के मामले में बोलते हुए कहा है कि बीजेपी जानबूझकर सपा के नेताओं को फंसाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा को बदनाम करने की यह कोशिश बीजेपी कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खितकारी नहीं है। समय समय पर चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को समय समय पर इस तरीके एग्जाम्पल भी दिए हैं। अभी लोकसभा का चुनाव जब मैनपुरी में हो रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी भारत निर्वाचन आयोग के सामने इस तरीके के तथ्य लेकर, आंकड़े लेकर और मतदाता सूची लेकर गए थे और ये साफ दिखाई पड़ा कि जानबूझ करके मतदाताओं को, समाजवादी मतदाताओं को मतदान से वंचित करने के लिए काम हो रहा है। मैंने अभी यहाँ भी कहा है कि 2023 की जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, हर आदमी अपनी मतदाता सूची चेक करे। जानबूझ करके समाजवादी पार्टी समर्थक पक्के मतदाताओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीटेड सूची में डाले जा रहे हैं। क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके माननीय उच्च न्यायालय में सही तथ्य नहीं पेश किए, जिसकी वजह से ये चुनाव बढ़ाना पड़ा। और बीजेपी नहीं चाहती है कि नगरीय निकाय का चुनाव समय पर हो और सारे लोग परेशान घूम रहे हैं। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस का सारा फोकस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर है और इसको लेकर गांव से लेकर शहर तक तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बाकायदा बैठक की है और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति भी उन्होंने तय की है। हाँ, हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं, जो कल से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा इस यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस इसमें कितना सफल होगी। कल से भारत जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, कल ये से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ है और इस शुभारंभ के बाद हम पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, ब्लॉक 849 ब्लॉक हैं, 849 ब्लॉकों में हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा और हर एक ब्लॉक में जो भी गांव हैं, 60 हैं, 70 हैं, 100 तक हैं, हर एक गांव में हमारा कांग्रेस की टीम, जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, न्याय पंचायत के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, सब मिल करके प्रत्येक गांव के घर घर दस्तक दे करके आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा का अक्षरशः बताएंगे कि राहुल जी के क्या अनुभव हैं। कागज होगा, फोल्डर होगा, वो है भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की चार्जशीट। वैसे तो हमने नाम बदल दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी कर दिया है। तो भारतीय जुमला पार्टी ने जो 8 सालों में जुमले फेंके हैं, उनको सबको समेट करके हमने लिपिबद्ध किया है और वो हम ब्लॉक के प्रत्येक गांव में जनता जनार्दन के बीच में लेके जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आपको 8 सालों में इस भारतीय जुमला पार्टी ने क्या दिया है, कितना बेरोजगार किया है आपको, कितनी महंगाई से आपको त्रस्त किया है, किस किस तरीके से आपका उत्पीड़न हुआ है, वो सब हम उनके बीच में जाकर डिस्कशन करेंगे। हमारी टीम जाएगी, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सब होंगे और इस काम को बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे, जिससे हम आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश और देश को कांग्रेस में कर सकें। 2024 में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, जो है कितना फायदा मिलेगी यात्रा आपको?
2024 में जैसा गांव से माहौल नज़र आ रहा है, उस गांव के माहौल को देख करके तो, और गांव के लोगों से जब बात करते हैं तो उनका तो कहना यही है कि अब अगले बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई बचा नहीं सकता है। हम सब मिल करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो पिछली बार अमेठी जो आपकी जो है 65 सीट मानी जाती थी, उसका भी चुनाव हार गई कांग्रेस, तो इस बार क्या लग रहा है कि आपको अमेठी भी सीट भी मिल जाएगी? अमेठी तो मिलनी ही मिलनी है। अमेठी के साथ सारी सीटों पर हमारा कब्जा होगा। हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछला चुनाव जो था, उस चुनाव में भी जुमला पार्टी ने तमाम जुमले फेंक करके लोगों को गुमराह करके वोट लिया था। अब वो जुमला पार्टी के जुमले सुन सुन करके प्रदेश की जनता जनार्दन पूरी तरह से मुतमईन हो गई है कि कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई नहीं बचा सकता है। ये जुमला पार्टी ने तो देश को बेच डाला है। एक सवाल और खाबरी जी है कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौते की बात चल रही है, जबकि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि यहाँ हम कांग्रेस के साथ विचार कर रहे हैं समझौते के लेकर, चुनाव तभी लड़ेंगे? देखिए, ये मसला है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, आदरणीय राहुल गांधी जी का है, आदरणीय खड़गे साहब का है, आदरणीय सोनिया जी का, प्रियंका जी का है। ये मामला उनके स्तर पे, वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ पूरा देश और उत्तर प्रदेश रहेगा, अलग नहीं होगा। उनके ही निर्णय सर्वमान्य हैं और जैसा वो निर्णय देंगे, जैसा आदेश करेंगे, हम उसके साथ चालू हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल और है कि इस जो है पार्टी का जो है रूट क्या है आपकी यात्रा का? जो है रूट है हमारा ब्लॉक। हमने जो ब्लॉक पर टीम तैयार की है, ब्लॉक के लोग जाकर के गांव-गांव जाएंगे, वही हमारा रूट है। कोई ऐसा रूट नहीं है कि जो हमने लिख के दे दिया है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं है। जो हमारी ब्लॉक कमेटी है, ब्लॉक की कमेटी जो तय करेगी कि हमें आज इस गांव में रहना है तो कल उस गांव में जाना है, परसों उस गांव में जाना है, लगातार गांव-गांव जाने का जो रूट होगा वो ब्लॉक स्तर से हमारे सामने आएगा और उनको फ्री कर दिया है कि आप लोग जिस तरीके का रूट बनाएंगे उसी रूट पर हम चलने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। तो ये थे ब्रजलाल खाबरी जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है अभी काफ़ी कुछ उनको जो भारत यात्रा से फायदा मिलने वाला है और अगले चुनाव में इनको काफ़ी कुछ बहुमत की अपनी उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा मैं भी बताया कि फिलहाल जो है सपा से समझौते की उनके स्तर से कोई ऐसी बात नहीं है और जो भी राहुल गांधी फैसला लेंगे या खड़गे जी फैसला लेंगे, उसके साथ उनकी पार्टी पूरी तरह खड़ी होगी। कैमरामैन शिवम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और वहीं आपके यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से योगी सरकार ने 23,132 करोड़ रुपए ज्यादा ये वसूल लिए हैं और बिजली का दाम कम करने की बजाय सरकार ने 25% तक बिजली के दामों में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया। बिजली कनेक्शन भी महंगा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता को सस्ती और विशेषकर किसानों को मुफ्त बिजली दी जाने की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से 23,132 करोड़ रुपए की लूट की है। 23,132 करोड़ रुपए बिजली उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूला गया है। ये लड़ाई इस बात के लिए है कि हमारा पैसा जो आपने ज्यादा वसूला है इसको वापस कीजिए। अकेले नोएडा का 1100 करोड़ रुपए नियामक आयोग ने निकाल कर दिया है तो उनसे ज्यादा वसूला गया और यूपी का 23,132 करोड़ रुपए। बजाय इसके कि आप बिजली का दाम कम कीजिए, आपने बिजली का दाम बढ़ाने की योजना बना ली लगभग 25%। आपने बिजली का कनेक्शन का दाम बढ़ाने की योजना बना ली। ये बिजली का दाम जो बढ़ाने की योजना है, हम लोग इसके खिलाफ है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ जी की वादा खिलाफी है। और वहीं मिर्जापुर में माता विंध्यावासिनी के धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने माता रानी के दर्शन किए हैं और पूजा अर्चना की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 1008 श्रमिकों की बेटी के विवाह का संकल्प लिया है और जिसके लिए माता रानी से आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि एक बार उन्हें अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पूरे मिर्जापुर मंडल से 1008 श्रमिकों की बेटियों का हाथ पीला करने का संकल्प लिया।
और वही जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला राइफल क्लब में समस्त कलेक्टेड अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शपथ पत्र पढ़कर शपथ दिलवाई है। और इसके साथ ही कमिश्नरी ऑडिटोरियम हॉल में कई विद्यालयों के छात्रों ने मतदाता जागरूक नाटक भी प्रस्तुत किया है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी को शपथ दिलवाई गई। हमारे जो नए मतदाता है, इसमें खासतौर पे 18 से 19 साल के बीच में जो नए मतदाता बनाते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है इस बात की कि ये लोकतंत्र को भविष्य में ये लेके जाने वाले हैं और इनकी प्रतिभागिता और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के उद्देश्य। और वही कथावाचिका और ब्रह्मर्षि आश्रम चित्रकूट धाम की संस्थापिका साध्वी उषा रामायणी ने कहा है कि भारत देश को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में तर्क देते हुए कहा कि भगवान जहां पर प्रकट हो जाएं वहां पर हम टुकड़ों में क्यों बंटे। भारत में ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे भारत का गुरु माना जाता है। देखिए, राजनीति में अगर धर्म की चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि सकारात्मक बातें होनी चाहिए और नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो सके, हमारे धर्म की रक्षा हो सके। धर्म की आवश्यकता केवल धार्मिक लोगों के लिए नहीं। और वहीं रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को हर देशवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाता है। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इस दिन देश भर में लाल किले से लेकर सरकारी कार्यालयों और स्कूलों और कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और भारत माता और तिरंगे को प्रणाम करते हैं। और इसी गणतंत्र दिवस की धूम को लेकर लखनऊ में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। लेकिन गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनको भी जानने और समझने की कोशिश ये की है। ये देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा बनवाई गई झांकी है। इसका सब्जेक्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसमें साहित्य का जो आज़ादी में साहित्यकारों ने, लेखकों ने जो योगदान दिया, उनकी थीम को लेकर के ये झांकी डेवलप की जा रही है। तो इसमें सबसे पहले भारत माता का मूर्ति लगाई जाएगी। उसके बाद पीछे साइड में रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान का मतलब रचना किया, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत की जिन्होंने रचना किया। और वह जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों का असर ताजनगरी में भी देखने को मिल रहा है। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह का कोई आतंकी साया भारतीय रेल पर असर न डाल सके और न ही यात्रियों को आतंकित कर सके, इसके लिए रेलवे सतर्क है और सजग भी नजर आ रहा है। आगरा कैंट, राजा मंडी, आगरा फोर्ट सहित सभी रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ ट्रेनों और सर्कुलेट एरिया में सघन चेकिंग अभियान यह चलाया जा रहा है। दोनों और रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और साथ ही जीआरपीएफ की संयुक्त रूप से चेकिंग ये चल रही है। आगरा रेल डिवीजन की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि यात्रियों को असहाय होना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां उनकी सुरक्षा के लिए सदैव सतर्क हैं। बिल्कुल हर साल की तरह अभी 26 जनवरी की सेंसिटिविटी को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी के साथ मिलकर रेलवे ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। आरपीएफ को सभी नेसेसरी डायरेक्शंस हैं, वो रैंडम फ्रिस्किंग कर रहे हैं, स्टेशंस पे लोगों की स्कैनिंग कर रहे हैं, टैक्सी ऑटो एसोसिएशंस के साथ मिलके उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। स्टेशन पे कोई भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें मिलती हैं या अगर अनक्लेम्ड व्हीकल्स हैं पार्किंग एरियाज़ में जो काफ़ी समय से पड़े हुए हैं तो उनको भी हटाया जा रहा है। साथ ही ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है स्टेशंस पे और एसआईबी और सीआईबी के लोग भी प्लेन क्लोथ्स में स्टेशन पे घूम रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि इस तरह। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरपीएफ और 2 दिन और जेल में रहेंगे आशीष मिश्रा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कागजी कार्रवाई पूरी ना होने से ये बेल नहीं मिली है, 2 दिन और उनको जेल में रहना पड़ेगा। आशीष मिश्रा को 27 जनवरी को जमानत मिलेगी, 2 दिन और जेल में ही उनको बिताना पड़ेगा क्योंकि जो कागजी प्रोसेस होती है वो पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से 2 दिन उनको जेल में ही बिताने पड़ेंगे, यानी कि 27 जनवरी को उनको जमानत मिलेगी। तो 2 दिन और ये बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 2 दिन और वो जेल में रहेंगे क्योंकि जो कागजी प्रोसेस है वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, जिस वजह से 2 दिन और उनको जेल में रहना पड़ेगा, यानी कि 27 तारीख तक वो जेल में रहेंगे।
और वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में परेड और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने यह बताया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड के समय पूरी तरीके से जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं उसमें, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के पूरा 10 हमारी टीमें उसमें हैं। टोलियाँ वहाँ पर हैं जो परेड भव्य परेड का मतलब उसमें प्रतिभा करेंगे। और ग्राउंड के चारों तरफ जीरो जोन रहेगा। उस दिन जो है कोई गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, केवल वीवीआईपी गाड़ी को छोड़ करके। और उसका एग्जिट एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सब पर हम लोग पुख्ता पुलिस व्यवस्था करेंगे। पर्याप्त संख्या में पुलिस पीएसी तैनात की जाएगी। पूरे इलाके का हम लोग एंटी सपोर्टर चेकिंग करेंगे। और वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर कुमाऊं मंडल में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि धारचूला और चंपावत दोनों जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान यह चलाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के बॉर्डर और साथ ही अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। जनवरी को जो है ये हमारे यहाँ कुमाऊं रेंज में उधम सिंह नगर जिला एक काफ़ी सेंसिटिव है, जिसमें बॉर्डर की जो है वो चेकिंग कल से ही इसको शुरू करा दी गई है। जितने भी संदिग्ध वाहन का जो है वो हर आने जाने वालों वाहन को जो है वो चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। और होटल ढाबों की भी चेकिंग के निर्देश जो है मेरे द्वारा दिए गए हैं, पर्यटक स्थलों पर भी और बॉर्डर पर भी, खासकर जो नेपाल बॉर्डर की सीमाएँ हमारी। और वहीं एआईसीसी के पूर्व महामंत्री मोहन प्रकाश ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान मोहन प्रकाश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोहन प्रकाश ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को लूटो और अपने पूंजीपतियों मित्रों को छूट दो। मोहन प्रकाश ने यह भी कहा है कि केंद्र मोदी सरकार ने देश पर 155 लाख करोड़ का कर्ज डालने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा है जो कश्मीर तक जा रही है। ये एक सामाजिक परिवर्तन की यात्रा है राहुल जी के नेतृत्व में, और इसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं। देश के अंदर जो लाचारी, बेबसी, भय, नफरत का जो वातावरण था, महंगाई, बेरोजगारी के चलते जो उदासीनता थी। और वहीं बागेश्वर धाम और उनके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं और साथ ही उनके दिव्य दरबार भी चर्चा का विषय बना हुआ है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला बता रहे हैं। देखो, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, हिंदू राष्ट्र की बात करी है। जो भी संत या कोई भी भारत का नागरिक अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो पूरा संत समाज नहीं, पूरी भारत की जनता उसके साथ है। नहीं, देखो, हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। हम तो चाहते भगवान राम जो है कि राम का देश है, कृष्ण का देश है, हिंदू राष्ट्र बने। हमारे संत महात्मा कहीं सालों से लगे हुए हैं, कोई तपस्या में लगे हैं, कोई अनशन पे लगे हुई है, परंतु जब तक न सरकार चाहेगी तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये छंतो गौरव का होगा, ये जहाँ राम राज्य होगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जिसको हम मानते हैं, जिसको हम चाहते हैं भगवान राम को, उसी का जब राज्य होगा तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डीईआई-ईडी प्रशिक्षु शिक्षक विवाद के चलते शिक्षकों के खाली पदों को अभी तक नहीं भरा गया है। दरअसल बेसिक शिक्षक भर्ती में डीईआई-ईडी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा भर्ती में खुद को शामिल किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने डबल बेंच ने प्रशिक्षकों शिक्षकों को राहत देते हुए यह आदेश दिया था। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, उसमें एनआईएस और डीएलएड को लेकर के अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें एनआईएस को भी उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था। तत्क्रम में जो प्रभावित पक्ष था वो माननीय उच्चतम न्यायालय गए और वहाँ से उसको स्टे कर दिया गया है। तो हम लोगों ने परीक्षण के लिए भेजा था, शासन स्तर पर उसका परीक्षण किया गया और फिलहाल यह उचित पाया गया कि न्यायहित में उसको अभी प्रतीक्षा में रखा जाए और इसलिए कोई प्रक्रिया हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। 31 जनवरी को भर्ती 20-21 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा
और संपूर्ण देश में NISDLED मान्य था और मान्य रहेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमको पूर्ण उम्मीद है। और वहीं बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के रिहायशी क्षेत्र के लोगों के लिए जल संस्थान बागेश्वर की कपकोट इकाई ने पीने के पानी के बिल में इजाफा कर दिया है। और बिल बढ़ा कर ये जाने से की वजह से कपकोट के जो समाज सेवी आनंद सिंह कपकोटी ने कहा है कि इसकी कठोर निंदा उन्होंने की है। आनंद सिंह का कहना है कि निचले तबके के गरीब लोगों को बड़े हुए दामों में पानी के बिल भेजकर गरीबी से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।